चलिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ेंगे। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी ही चीज़ें हमने पिछली क्लास में समझी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में पाषाण काल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो यह मध्य प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास से ही पूरा लिंक होगा। अर्थात कि भारत के इतिहास में जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये हुई है, सेम उसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप भारत के इतिहास की घटनाओं को लेकर उनसे मध्य प्रदेश के इतिहास को लिंक करके पढ़ेंगे। भारत के इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है। हम भी पाषाण काल से मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत करेंगे। पाषाण काल को पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। यह जो हमारी क्लास है यह स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स हेतु है, लेकिन जो व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें एमपी के पूछा जाता है, चाहे वह एमपी पुलिस की कोई परीक्षा हो, है ना, कांस्टेबल या एसआई, पटवारी की एग्जाम हो या अन्य और भी जो व्यापम की एग्जाम है जिनमें एमपी के पूछा जाता है, तो यह क्लास उन समस्त परीक्षाओं के लिए 100% सफिशिएंट है ना। एमपी पीएससी वालों के लिए तो है ही है, अन्य परीक्षाओं में भी जो एमपी के आता है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो एमपी पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी एमपीजी के इस क्लास से अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम शुरुआत पाषाण काल से। सबसे पहला प्रश्न कि आखिर में पाषाण काल का मतलब क्या है ना, पाषाण काल से क्या अर्थ है। तो देखो स्टूडेंट, पाषाण काल शब्द से ही क्लियर है। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब कि ऐसा युग जो कि मनुष्य जो है उस युग में अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है ना, जैसे कि शिकार करना, है ना, घर बनाकर रहना, बर्तन आदि जो उसको बर्तन आदि की जो उसे आवश्यकता है, उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो पत्थरों पर निर्भर था। मतलब वो शिकार करने के लिए अपने हथियार बनाता था तो वो हथियार भी पत्थर के होते थे। वह अपने लिए घर बनाता था तो वो भी बड़े बड़े पत्थरों का ही बना होता था। वह अगर अपने लिए कोई बर्तन बनाता था तो वह भी पत्थर का होता था, है ना। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि ऐसा काल जिस काल में मनुष्य जितने भी उपकरण बनाता था, चाहे वह उपकरण को जीवन में किसी भी यूज में आ रहे हो, वे सारे ही उपकरण पत्थरों के ही बने होते थे। चाहे वह सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा बनाया गया पहिया हो या मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो घर वगैरह बनाए गए, है ना, ये सारे के सारे किसके थे स्टूडेंट्स, तो पत्थर के ही थे। मतलब मनुष्य जो है जिस काल में संपूर्ण रूप से पत्थरों पर निर्भर था, उस काल को हम पाषाण काल बोलते हैं, है ना। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। ठीक है। अब भारत में पाषाण काल के एविडेंस कई सारे स्थानों पर मिले हैं, है ना। विश्व में अलग अलग देशों में भी पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, मतलब पाषाणकालीन मानवों के रहने बसने के प्रमाण मिले हैं। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम यह जानेंगे कि आखिर में हमारे मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित एविडेंस कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है, इस वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में इस वर्तमान मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाषाण काल से संबंधित एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो स्टूडेंट, एक बात आप अच्छे से याद रखना, परीक्षा में फैक्ट पूछा जाता है, पहले आप समझो। ठीक है, पाषाणकालीन मानव, ठीक है, पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था। अब देखो, अगर पाषाणकालीन मानव को अपना जीवन या उसे जहां पर रहना है ना, तो वो
किस स्थान को सबसे ज्यादा पसंद करेगा या कहाँ पर उसके पाए जाने के ज्यादा चांसेस होंगे, हम थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। मनुष्य की जो प्रमुख आवश्यकता है, वह प्रमुख आवश्यकता है भोजन, है ना। बिना भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, है ना। कपड़ा नहीं भी होगा शरीर पर तो भी चलेगा, रहने के लिए मकान नहीं भी होगा तो भी चलेगा, है ना। लोग बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, ये तीन प्रमुख आवश्यकता है। इन तीन में जो सबसे प्रमुख है वो है रोटी, है ना। पहले के जो मानव थे, अर्थात जो आदि मानव थे, उनके पास न तो मकान थे न कपड़ा था, लेकिन उनकी जो सबसे प्रमुख आवश्यकता थी, जो प्राइमरी नीड थी, वह थी खाना। मतलब मानवों की या कोई भी जीव हो, उसकी जो सबसे प्रमुख आवश्यकता है वह है भोजन। तो मानव, चाहे वह पाषाण काल का मानव हो, उसकी सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या थी? भोजन। अब भोजन के लिए इंसान कहाँ पर रहना पसंद करेगा? जहां पर उसे आसानी से खाना मिल जाए, जहां पर उसे आसानी से भोजन मिल जाए, है ना। आप भी कहाँ पर रहते हो? जहां आसानी से रोजगार मिले, है ना। मान लो आप किसी शहर में हैं, वहां पर कोई रोजगार नहीं है, तो आप दूसरे शहर में स्विच करते हो कि शायद मुझे वहां पर कोई रोजगार मिले, है ना, ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं। तो उसी प्रकार से जो प्राचीन मानव था, जो आदि मानव था, वो उसके भी रहने और बसने के कहाँ पर हमें एविडेंस मिलना चाहिए? जहां पर खाना उपलब्ध हो, जहां पर खाना पर्याप्त हो। ठीक है। दूसरी चीज, खाने के साथ साथ मानव की आवश्यकता पानी भी है ना। क्योंकि हम सिर्फ खाकर ही जीवित नहीं रह सकते, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता है ना। तो मानव जो है पानी पर भी निर्भर है। तो उसे कहाँ रहना होगा? जहां पर पानी का भी पर्याप्त स्रोत हो। अब आप जानते हैं कि जो तालाब है ना, एक समय के पश्चात सूख जाते हैं। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, लेकिन नदियों का जो पानी है वो पूरे वर्ष भर नदियों में पानी बहता है ना। वर्तमान में भी बहता है, लेकिन वर्तमान में तो हमने क्या है कि नदियों पर बहुत सारे डैम आदि बनाकर, बहुत सारे नलकूप, कुएं, है ना, आदि बनाकर हमने उन नदियों के पानी को खत्म कर दिया, जिस कारण कुछ महीने, मतलब बरसात होने के कुछ महीने पहले नदियां जो है सूख जाती हैं। लेकिन प्राचीन समय पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि न तो कोई बांध थे, न नलकूप थे, न कुएं थे, है ना। तो जो नदियां हैं भारत की, वो लगभग लगभग सारी ही नदियां ऐसी होती थी जो 12 मासी होती थी, 12 ही महीने उसमें पानी बहता था। तो आदि मानव तालाब के किनारे तो नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो 4 5 6 महीने रहा भी है तो उसके बाद फिर उसको पानी के लिए कहीं ना कहीं ऐसे स्रोत के पास जाना पड़ेगा जहां पर वर्ष भर पानी हो, है ना। और तालाब आप सब जानते हैं कुछ समय के पश्चात सूख जाते हैं। तो आदि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, जो उसकी प्राइमरी आवश्यकता है, प्राइमरी आवश्यकता मतलब कि खाना, है ना, पानी पीना, ये उसकी जो प्राइमरी आवश्यकता है, तो उसके लिए उसने कौन से स्थान को चुना? नदियों के आसपास वाला, ताकि इजीली उसको पानी मिल जाए। ठीक है। कहीं पहाड़ पर, कहीं पर्वत पर रहेगा, मान लो नदी वहां से 100 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा तो कर नहीं सकता कि कोई ये खाना खा के 100 किलोमीटर दूर पानी पीने जाएगा, क्योंकि पहले कोई ऐसे टंकी वगैरह या ऐसे कोई पानी के टैंक वगैरह तो नहीं थे कि आदि मानव ने टैंक वगैरह बनाकर या कहीं बोतल वगैरह में पानी भरकर रखा होगा, जब प्यास लगती होगी तब पी लेता होगा। नहीं, जब भी प्यास लगेगी नदी में जाएगा, पानी पीकर आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको नदी के आसपास ही होना चाहिए। दूसरी चीज, आदि मानव के साथ साथ जो अन्य जीव हैं, जो अन्य जानवर हैं, चाहे हिरण हो, बारहसिंगा हो, या जंगली भैंसा हो, जिराफ हो, है ना, इस प्रकार के जो अन्य जीव हैं, तो इनको भी तो पानी मूल रूप से चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। तो ये भी कहाँ रहेंगे? नदियों के ही आसपास। नदियों के आसपास हरा भरा होगा, है ना, फूल पत्ती वगैरह ये सब आराम से मिलेगी वहां पर। तो हिरण वगैरह जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो भी वहीं पर विचरण करेंगे, वहीं पर सबसे ज्यादा मिलेंगे, है ना। आज भी आप देखिए नदियों के आसपास आपको ज्यादा जैव विविधता मिलेगी, आपको जो जीवों का घनत्व है वो नदियों के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब नदियों के आसपास ज्यादा जीवन आपको देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादा वेराइटी में आपको जीव देखने को मिलेंगे। तो वहां पर खाना भी उसको आसानी से मिल जाता है नदियों के पास, क्योंकि नदियों के पास उसको पता है कि भाई नदी में पानी पीने के लिए तो हिरण, भैंसे, है ना, जिराफ वगैरह ये सब नदियों में पानी पीने तो आएंगे, और जब पानी पीने आएंगे तब वो आसानी से उनका शिकार कर सकता है। तो भारत में, विश्व में है, मध्य प्रदेश में, अगर हम कहीं पर भी बात करें, तो
आदि मानवों के जितने भी हमें रहने के और बसने के प्रमाण मिले हैं शुरुआती, वो सारे के सारे हमें कहाँ पर मिले हैं? नदियों के पास में। और प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी थी वो किसी न किसी नदी के ही पास में फली फूली हैं। चाहे वह वैदिक सभ्यता हो, चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो। और आज भी आप देखिए नदियों के किनारे जो गांव शहर हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम है ना। जो शहर जो गांव नदी के किनारे हैं, आसपास कोई नदी होकर जाती है, वहां के किसान भी समृद्ध हैं, है ना। वहां पर व्यापार वगैरह ये सारा भी उच्च कोटि का होता है ना। तो प्राचीन काल से ही मानव जो था वो नदियों के किनारे ही रहता था, नदियों के किनारे ही वह जो है पूरा अपना उसका जो पूरा जीवन है ना, तो वो नदियों के किनारे ही वो जीता था। तो हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी नदियां हैं। आप सब जानते हो मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका भी कहा जाता है। लेकिन जो हमारी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है ना, जिसका नाम है नर्मदा, इस नर्मदा नदी के किनारे हमें सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हैं आदि मानवों के। मतलब आदि मानव मतलब पाषाणकालीन मानव। जो पाषाणकालीन मानव था, उस पाषाणकालीन मानव के रहने बसने के जो सर्वाधिक प्रमाण हमें मिले हैं, वह सर्वाधिक प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी, मतलब मध्य प्रदेश की यह जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के आसपास बहुत सारे ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जिन स्थलों पर आदि मानव जो है वो रहता था, जिन स्थलों पर आदि मानव के रहने बसने के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है ना। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा आपसे आगे भी। और प्रश्न ये होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाषाणकालीन एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा पाषाणकालीन प्रमाण मध्य प्रदेश में किस नदी के तट से प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर होगा स्टूडेंट नर्मदा नदी के तट पर, है ना। नर्मदा नदी के आसपास कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा उन शहरों के नाम, है ना। तो नर्मदा नदी के आसपास ऐसे कई सारे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां पर आज से लाखों साल पहले मानव रहता था, है ना। आज से लाखों हजारों साल पहले मानव यहाँ पर रहता था, मानव के यहाँ रहने बसने के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है पहला, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाषाणकालीन एविडेंस कौन सी नदी के तट पर मिले हैं? नर्मदा। और नदियों के तट पर ही क्यों मिलते हैं, या नदियों के ही आसपास प्राचीन मानव क्यों रहता था, तो वो भी मैंने आपको कारण समझाया। क्योंकि मानव की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो नदियों के किनारे आसानी से हो जाती है। ठीक है। तो नर्मदा नदी ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो, अब सोचो कि पाषाणकालीन मानव के विषय में हमें जानना है ना, कि पाषाणकालीन मानव जो था वो कैसा था, है ना। वो किस प्रकार से अपना जीवन जीता था, वो क्या खाता था, कहाँ पर वो रहता था, है ना, उसकी पूरी जीवनचर्या वगैरह क्या थी, ये सारा हमें जानना है। तो हम कैसे जान सकते हैं? तो देखो, जैसे मान लो अभी वर्तमान में आपको किसी के विषय में जानना हो, तो आप कैसे जान सकते हो उसके विषय में? तो मान लो कहीं किसी किताब में लिखा हो, कोई वीडियो हो उसके बारे में बना हुआ, है ना, कोई उसकी बायोग्राफी वगैरह हो जो आपने पढ़ ली, है ना, और आप उसके विषय में आसानी से जान सकते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा था। जैसे हम महाराणा प्रताप के विषय में जानते हैं, जैसे हम वीर शिवाजी के विषय में जानते हैं। तो हम इन महान पुरुषों के विषय में कैसे जानते हैं? इनके विषय में इतिहास लिखा हुआ है, इनके समकालीन जितने भी कवि इतिहासकार थे इन्होंने इनके विषय में लिखा, और आज हमें इनके विषय में पता चला कि ये जो महापुरुष थे ये इस प्रकार से अपना जीवन इन्होंने जिया और देश हित राष्ट्र हित के लिए इन्होंने ये सारे कार्य किए। लेकिन अब आदि मानवों के समय तो ऐसा कोई कवि विद्वान था नहीं जिसने आदि मानवों के विषय में सब कुछ लिख दिया हो, या आदि मानवों में कोई इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, है ना, जिसने सब कुछ एक किताब बिल्कुल मोटा ग्रंथ बना दिया हो और वो ग्रंथ हमें मिल गया हो और हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती वेदों से, है ना, तो वेदों में सब लिखा है तो हम पढ़कर पता कर लेते हैं कि भाई इस समय समाज ऐसा था। लेकिन अब आदि मानवों का समाज कैसा था,
वो लोग शादी करते थे तो कैसे करते थे, है ना, बारात आती थी कि जाती थी ये भी नहीं पता, शादी करते थे कि भी नहीं करते थे ये भी नहीं पता, घर बना कर रहते थे, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, पका कर खाना खाते थे, कच्चा खाना खाते थे, ये भी नहीं पता। मतलब कहीं किसी किताब में तो हमें नहीं देखने को मिला है, कोई ऐसी किताब तो नहीं लिखी है। तो अब हम इन चीजों के विषय में पता कैसे लगाएं, है ना, क्योंकि कोई लिखित प्रमाण तो हमारे पास इनके विषय में है नहीं। तो जहां पर लिखित प्रमाण नहीं होता है वहां पर बात होती है अंदाज की या अनुमानों की, है ना, अंदाजे लगाए जाते हैं कि भाई संभवतः ऐसा हुआ होगा। अब आप अंदाजा कैसे लगा सकते हो या आप अनुमान कैसे लगा सकते हो, एक उदाहरण से समझो। मान लो आप एक इतिहासकार हैं, आप एक पुरातत्व शास्त्री हैं, और कहीं पर जमीन की कोई खुदाई वगैरह हुई जहां पर आपको एक टेबल के अवशेष मिले, है ना, एक टेबल है, टूटी हुई टेबल है, ठीक है। अब वहां पर आपको कुछ बुक्स के अवशेष मिले, है ना, कुछ किताबों के अवशेष मिले, है ना, वहां पर कुछ पेन वगैरह के अवशेष मिले, किताबों के अवशेष मिले, एक टेबल लैंप लगा हुआ था, है ना, इस टाइप के आपको जमीन में से अवशेष मिले। तो आप उन अवशेषों को देखकर क्या कहेंगे कि यार ये अवशेष जो हैं ये किसी ऐसे स्टूडेंट के हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो स्टूडेंट रहा हो या जो पढ़ रहा हो, है ना, हो सकता है पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो यही आप अनुमान लगाओगे। या वहां पर एक बड़ा सा हॉल मिल जाए, वहां पर एक बोर्ड के अवशेष मिल जाए, है ना, बहुत सारी टेबल कुर्सी के अवशेष मिल जाए, है ना, मार्कर के अवशेष मिल जाए, तो आप क्या कहोगे यार ये क्लास हो सकती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे। लिखा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपने उन दबे हुए अवशेषों को देखकर आपने अनुमान लगाया कि संभवतः यहाँ पर कोई एक क्लास रही होगी, क्योंकि इतनी सारी चेयर हैं, इतनी सारी टेबल हैं, एक बोर्ड भी है, तो इस बोर्ड पर टीचर पढ़ाता होगा, है ना, और यहाँ पर इस टाइप की शाई यूज होती थी, मतलब इन लोगों को इतना ज्ञान था, है ना। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगाते हैं। तो पाषाणकालीन मानव जो था, है ना, पाषाणकालीन मानव जो था उसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके अवशेष जो जमीनों में दबे हुए हैं, उसके अवशेष जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, हम उन अवशेषों को देखकर अनुमान लगाते हैं। हम उन अवशेषों को देखकर एक अंदाजा लगाते हैं कि ये इस समय, है ना, मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीता था, है ना, और मनुष्य ने मान लो कहीं पर हमें कोई हथियार देखने को मिले, है ना, और हथियारों की साइज भी हमें अलग अलग देखने को मिली, तो हमने अंदाज लगाया कि भाई मनुष्य ये कलाकृति जानता था। कहीं पर कोई दीवार पर चित्र बने मिले हैं, है ना, मनुष्य ने सबसे पहले चित्र बनाना सीखा, है ना, आज हम लिखना सीख गए हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों ने सबसे पहले पेंटिंग सीखी, सबसे पहले चित्र बनाना सीखा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है ना। मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या सीखा, है ना, तो लिपि वगैरह ये सब हमने बाद में सीखी, हमने सबसे पहले चित्र बनाना सीखा। और आज ये जो लिपि है ना, जितनी भी, ये भी चित्र ही है। जैसे ये ए लिखा है तो ये कोई चित्र ही तो है, बी लिखा है तो बी भी तो एक चित्र ही है। तो मानव ने सबसे पहले चित्र बनाना ही सीखा। तो हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर दी। कहीं पत्थर पर मान लो कहीं बैठा है इंसान, अब वो जो समाज देख रहा है, जो अपने चारों ओर वातावरण देख रहा है, तो उसने क्या किया, इसे पत्थरों पर बना दिया, है ना, जैसा तैसा, जैसा भी उस, मतलब कोई ज्यादा कोई अच्छा पेंटर तो नहीं था उस समय आदि मानव, है ना, कि हूबहू चीजें बना दे, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जैसे तैसे उसने दीवारों पर उन चीजों को उकेर दिया। तो हम उनको देखकर भी एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें दो लोग मिलकर एक शिकार कर रहे हैं, मतलब सामूहिक रूप से लोग शिकार करते थे। हाँ, यहाँ पर एक पूरा परिवार का चित्र बना हुआ है जिसमें दो बड़े बड़े पुरुषों को दिखाया गया है ना, इस टाइप से, मतलब दो बड़े मानव यहाँ पर खड़े हैं, बीच में दो छोटे छोटे मानव खड़े, मतलब ये एक परिवार का चित्र है। मतलब मानव जो है वो परिवार में रहता था, क्योंकि हमें कुछ ऐसे फोटोज मिले हैं जो ग्रुप में है ना, कहीं पर बहुत सारे हथियार मिले हैं एक साथ। तो हमने अनुमान लगाया कि भाई मनुष्य जो था शिकार प्रिय था, शिकार करता था, इन हथियारों का यूज करता था। कहीं पर हमें पत्थर का बर्तन देखने को मिला, उस बर्तन में पके हुए मांस के अवशेष मिले, तो हमें पता चला कि भाई मानव जो है मांस जो है वो पका कर खाता था। कहीं पर हमें अनाज के दानों के अवशेष मिले, तो हमें पता चला कि मानव जो है अनाज से भी परिचित था। तो इस प्रकार से हमने जो है पाषाण काल के विषय में बहुत सारा बहुत सारे जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों की मदद से हमने जो है पाषाण काल के विषय में बहुत सारे अनुमान लगाए, है ना। और
एक मानव का उस समय का जो जीवन था या मानव उस समय कैसा जीवन जीता था, ये हमने जानने की कोशिश की, या यूं कहें हमारे इतिहासकारों ने हमें बताने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई पाषाण काल से रिलेटेड जानकारी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, तो पाषाण काल से रिलेटेड जानकारी के सोर्स में कोई लिखित किताब तो नहीं हो सकती। क्या हो सकते हैं? औजार हो सकते हैं, है ना, जो औजार जमीनों में दबे पड़े हैं, हम उन औजारों की मदद से जान सकते हैं कि भाई पाषाण कालीन मानव कैसा था, है ना। औजार के साथ साथ क्या हो सकते हैं? बर्तन हो सकते हैं, है ना, जो प्राचीन कालीन मानव बर्तन यूज करता था, हम उन बर्तनों की मदद से जान सकते हैं कि भाई उनका जीवन कैसा था, है ना। मैंने अभी कहा ना आपको, दीवारों पर वो चित्र बनाता था, पत्थरों पर चित्र बनाता था, तो पत्थर मतलब कि शिला, मतलब कि शेल, और शेल पर बने चित्र मतलब पत्थर पर बने चित्रों को हम बोलते हैं शेल चित्र, है ना। तो शेल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं जिनकी मदद से हम पता करते हैं कि भाई पाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था। उसके साथ साथ कुछ उसके कंकाल भी हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम उन कंकालों की मदद से भी उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो पाषाण कालीन मानव के विषय में जानने के ये कुछ एविडेंस हैं, है ना, ये कुछ प्रमाण हैं कि हमने इन प्रमाणों के आधार पर पाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था ये जानने की कोशिश की। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि एक जमीन के नीचे बहुत सारी टेबल कुर्सी बोर्ड वगैरह के अवशेष मिले, तो हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर एक क्लास थी। तो उसी प्रकार से ये अवशेष है ना, जिन अवशेषों की मदद से हम ये बताते हैं या ये हम जानते हैं कि भाई पाषाण कालीन मानव जो है वह कैसा रहा होगा, उसकी दिनचर्या कैसी थी, उसका जीवन काल कैसा था, है ना, वो किस प्रकार से जीवन जीता था, वो अकेला रहता था, परिवार में रहता था, खाना पका कर खाता था, या किस टाइप से, है ना। तो ये सारी चीजें हमें इनसे पता चलती हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, तो स्टूडेंट हमारे मध्य प्रदेश में ये सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जहां पर पाषाणकालीन मानव के कंकाल मिले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ढेरों स्थान हैं जहां पर पाषाणकालीन मानव के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे अ, स्थान है जहां पर पाषाणकालीन मनुष्य के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, या मैं यूं कहूं पाषाणकालीन मानव जो गुफाओं में रहता था, है ना, जो गुफाओं में रहता था, है ना, तो उन गुफाओं में जब वो रहता था तो हमें ऐसी कई सारी पाषाणकालीन गुफाएं भी हमारे मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुई हैं। मतलब पाषाणकालीन जो प्रमाण है वो सारे के सारे प्रमाण हमें हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। कहीं पर गुफाएं मिली, कहीं पर शैल चित्र मिले, कहीं पर बर्तन मिले, कहीं औजार मिले, कहीं पर कंकाल मिला, है ना। तो पाषाणकालीन मानव के विषय में जानने संबंधित जो एविडेंस हैं वो हमें मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थलों पर मिले हैं। और सबसे ज्यादा एविडेंस कहाँ पर मिले हैं? तो नर्मदा नदी के आसपास। नर्मदा नदी के आसपास सबसे ज्यादा एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब जो है इन्हीं जानकारी के स्रोत की मदद से, है ना, इन्हीं जानकारी के स्रोत की मदद से अब हम ये पता करेंगे कि आखिर में हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं, है ना, जहां पर हमें पाषाणकालीन मानव के विषय में जानकारी मिलती है, या पाषाणकालीन मानव के विषय में हमें एविडेंस मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चले तो करते हैं हम शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पाषाणकालीन स्थल लिखवा देता हूँ जो हमें हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमें पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, है ना, उनके विषय में हम जानते हैं। ठीक है, उन स्थलों के विषय में पढ़ते हैं कि आखिर में कौन सा स्थल हमें कहाँ से मिला। ठीक है, चले तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्राप्त पाषाणकालीन स्थल, है ना। हेडिंग डालो आप अपने नोट्स में, हेडिंग डालो मध्य प्रदेश में प्राप्त पाषाणकालीन स्थल। मध्य प्रदेश से कौन कौन से पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम मध्य प्रदेश से प्राप्त पाषाणकालीन स्थलों के विषय में बात करते हैं कि आखिर में कहाँ कहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है, वो कौन कौन से स्थल हैं, है ना। उन्हीं स्थलों से एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे पहला स्थल
जो परीक्षक कई बार पूछता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, और वह पहला स्थल है हमारा भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने भीमबेटका का नाम अवश्य सुना होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है भीमबेटका किस जिले में है, भीमबेटका से क्या मिला, भीमबेटका की खोज किसने की, है ना। एमपीपीएससी में भीमबेटका से रिलेटेड तो प्रश्न कई बार आ चुके हैं, है ना। आप पुराने 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको 80% या 70% बार आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना। चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, तो भीमबेटका से रिलेटेड प्रश्न है जो है परीक्षा में एग्जामिनर पूछता है। तो हम सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन स्थल पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का, वह पाषाणकालीन स्थल होगा हमारा भीमबेटका। तो आइए जानते हैं यह जो पाषाणकालीन स्थल है भीमबेटका, ये कहाँ पर है ना। और इस पाषाणकालीन स्थल की खोज किसने की, इस पाषाणकालीन स्थल पर क्या क्या मिला, है ना, और इस पाषाणकालीन स्थल की क्या क्या विशेषता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो करते हैं शुरुआत। हेडिंग डालिएगा आप भीमबेटका।